तो इस प्रक्रिया को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारा बाद में फिर और लोग रह जाते हैं, फिर अपन और समय बढ़ जाता है, तो इस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा जी हो। और हमारे जो आदरणीय आज मुनीलाल जी इसका संचालन करेंगे तो वो इसको करें जी हो। और दूसरी बात, जैसे अभी पटेल साहब कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया है, पर आप अपना वीडियो बंद करके आपको जो जिन आसनों को आपको करना है वो आसन आपके रोग के अनुसार आप आसन करें, उसमें कोई वो नहीं है। हम भी जो जिन आसन की हमें जरूरत होती है हमारा वीडियो बंद होता है, हम अपने रोग के अनुसार आसन करते रहते हैं। बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो जो योग शिक्षक करा रहे हैं वो करें, और जो रोग के अनुसार करें तो वो अपना वीडियो बंद कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा ध्यान वहां नहीं जा रहा और आपकी भी जो रोग के अनुसार आप कर रहे हैं उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा मेरा निवेदन है जी हो जी। शरद भैया बहुत अच्छा दादू ने योग कराया और मुख्य अतिथि को आज नहीं कराया। अरे दादू 12 बजे रात तक 12 बजे रात तक दादू मीटिंग चली। बंद करो, ये बात बंद करो अभी। अब दूसरा सत्र शुरू करते हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय पधार चुके हैं। मैं नारायण मीणा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करने का कष्ट करें। आदरणीय मीणा जी। जी ओम। आज का योग बहुत ही सुंदर रहा मेहरा जी द्वारा, और इसमें अशोक पटेल जी ने सुंदरकांड का पाठ किया, वो भी बहुत सराहनीय था। अब मैं हमारे मुख्य जो राजस्थान से हैं मुख्य वक्ता श्री सुरेंद्र जी को मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज जैविक खेती पर और चर्चा आगे बढ़ाएं, जो उनके अनुभव है वो हमें सुनाएं। जी ओम। सुरेंद्र जी। सभी को सादर मेरा प्रणाम। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि मैं वही बात कर रहा हूं जो मैंने मेरे हाथों से की है, प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, ना मैंने वेटनरी साइंस पढ़ी है ना एग्रीकल्चर पढ़ी है। और जो कमियां रही है उसको मैं ठीक करके वैज्ञानिकों की राय लेके और ठीक करके और धरातल पे उतार रहा हूँ। एक तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास फार्म पर भी बहुत से युवा आते हैं, IITN भी आते हैं, MBA किए हुए स्टूडेंट भी आते हैं कि साहब हम कृषि और पशुपालन करना चाहते हैं। तो उनमें युवाओं से यही निवेदन करता हूँ कि एक तो पेशेंस के साथ करें इसको, और पार्ट टाइम कम करें, फुल टाइम दें इसको। पेशेंस के साथ मीन्स ये है कि जैसे आपने कोई भी फसल है, अनाज है, दूध है, उत्पाद पैदा कर लिया, तो उसकी अगर वो कॉमर्शियल कर रहे हैं, युवा बिजनेस की तरह कर रहे हैं, तो उनको पेशेंस के साथ उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। चाहे कोई भी उत्पाद पैदा करे, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो या दूध हो, प्रोसेसिंग करेंगे, प्रसंस्करण करेंगे, तभी उसकी पूरी कीमत मिलेगी। जैसे दूध है, अब दूध है हमारे यहाँ डेयरी पे, देसी गाय का दूध है वो 38-40 रुपए जाता है। अगर युवा उसकी अच्छी मार्केटिंग करके बड़े शहर में देंगे, तो जयपुर शहर में हमारे यहाँ बहुत से युवा 100 रुपए लीटर तक दे रहे हैं, और इसके कदरदान बहुत हैं देसी गाय के दूध के। उसके क्या गुण हैं वो लोग जानते हैं, वो 100 रुपए तक लेते हैं। अगर आपके मान लो आप देसी गाय पाल रहे हैं, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, और बड़ा शहर कोई दूर है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता है, आप दूध नहीं दे सकते, तो उसका घी बना सकते हो। घी और छाछ दोनों आप सेल कर सकते हो, और घी आपके 2 महीने 6 महीने भी रखा रहे तो उसका गुणवत्ता बढ़ेगी घटेगी नहीं उसकी। तो पेशेंस रखें, जल्दबाजी नहीं करें। इसी तरह से फल, सब्जी, अनाज सबका प्रसंस्करण होता है, और भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके इसमें 50% सब्सिडी देते हैं। तो मैं निवेदन करूं कि मेरे यहाँ जो फार्म पे कोई भी उत्पाद हो डायरेक्ट
नहीं बेचा जाता। ये दूध है हमारे यहाँ सरस डेयरी है, उसमें मैं नहीं देता। फल सब्जी है वो जयपुर में मुहाना मंडी है, वहां नहीं देता। और अनाज है वो अनाज नहीं देता। सबका प्रशंसन करता हूँ या बिना प्रशंसन। गेहूं है जैसे वो डायरेक्ट बाजार में जैसे 25 रुपए MSP रेट है। और ऑर्गेनिक गेहूं है जो मेरे FPO में जुड़े हुए हैं, मेरे और मेरे FPO में जो जुड़े हुए किसान हैं जयपुर में, लोग पहले से ही एडवांस बुकिंग अभी इन दिनों में करने लगे। हिसाब हमें 2 क्विंटल चाहिए, 4 क्विंटल चाहिए, आपका ऑर्गेनिक है तो 35 से 40 रुपए किलो तक बिकेगा। इसमें प्रसंस्करण भी आप इसका कर सकते हो, फलों का कर सकते हो। जैसे अभी मेरे यहाँ आंवला है, इसका मैं प्रसंस्करण करता हूँ, मुरब्बा, कैंडी, अचार और जूस बनाऊंगा। तो क्या है, अभी मंडी में आंवले का रेट हमारे यहाँ जयपुर की बात करूं 20 रुपए किलो है। अब 20 रुपए में 5 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के लग जाते हैं, 5 रुपए तोड़ाई के, तो किसान को 5, 7, 8 रुपए तक ही मिलते हैं, जिसमें वो पानी भी डालता है, खाद भी देता है। और मैं क्या करता हूँ, उस 20 रुपए के साथ 40 रुपए और 4-5 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। का मुरब्बा, कैंडी और अचार बनाते हैं। 60 रुपए और 5 रुपए का एक सुंदर सा डिब्बा खरीदते हैं। 65 रुपए किलो वो मान लो मुरब्बा की कॉस्ट मेरे यहाँ आती है। मैं 130 रुपए किलो से 150 रुपए किलो बेचता हूँ। यानी वही आंवला जिसपे 10 रुपए किलो किसान को मिलते हैं या मुझे मिलते हैं, अब उसकी कीमत मैं तय करता हूँ, मंडी वाले नहीं करते। तो 1 किलो आंवले पे 50-60 रुपए किलो तक मैं कमाता हूँ प्रसंस्करण करके। इसी तरह से टमाटर है, मटर है, दूसरी कोई भी सब्जी है, फ्रूट्स है, एलोवेरा है, मोरिंगा है, इनके सब के आप प्रसंस्करण कर सकते हैं। शुरू में किसान को लगता है या युवा को लगता है कि मैं बना तो लूंगा, मार्केटिंग कहाँ करूंगा। आज आप देखिए बड़े बड़े शहरों में बहुत से लोग वो हमें ढूंढ रहे हैं कि जैविक उत्पाद, जैविक दूध, देसी गाय का दूध ये कहाँ मिलते हैं, वो हमें ढूंढ रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हमें मार्केटिंग नहीं है। तो बस थोड़ा सा आपको पैसेंस रख के लोगों को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट ले जाओगे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उनको अपना फार्म दिखाओगे, अपना जैविक उत्पाद दिखाओगे, अपनी देसी गाय गोमाता दिखाओगे कि भाई इन गोमाता को हम ये हरा चारा खिला रहे हैं ऑर्गेनिक, और इनका दूध और घी है, तो मैं समझता हूँ कि जो इसकी वैल्यू समझता है वो आराम से अच्छी कीमत देगा। तो मैं जो युवा कॉमर्शियल पर्पज से जो व्यवसाय के रूप में कृषि और पशुपालन को अपनाना चाहते हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि पैसेंस के साथ उद्योग का दर्जा दें। पैसेंस तो रखें ही, उद्योग का दर्जा दें। और जो भी सरकार सब्सिडी दे रही है, छोटे छोटे प्लांट लगा ले। जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख की मशीनरी लगाएं। जैसे एलोवेरा आंवले का जूस है, उसकी एक छोटी सी मशीन 65,000 से लाख तक की 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, 50% में हो। तो उद्योग का दर्जा देके किसान या युवा करेंगे तो उसका अच्छा प्रॉफिट भी होगा। थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। किसान क्या करता है, फटा जैसे अभी गेहूं बोएंगे, 90 दिन 100 दिन में फसल काटेंगे, मंडी ले गए और बेचे, जल्दबाजी करते हैं। थोड़ा पैसेंस रखेंगे तो उनको अच्छी कीमत मिलेगी। उसका प्रसंस्करण करेंगे तो और भी अच्छी कीमत मिलेगी। ये युवा जो करना चाहते हैं कृषि और पशुपालन को, तो मेरा ये निवेदन है कि प्रसंस्करण करें, उद्योग का दर्जा दें। तीसरी बात पर्यावरण से रिलेटेड भी अपने इसमें है। तो मैं जीवन में 21 पेड़ लगाने चाहिए। मैं जब 5वीं क्लास में था तब एक लेसन था, वनों का महत्व है, और उसी समय उस लेसन को, पाठ को मैंने 2 बार घर पर पढ़ा, टीचर ने 2 बार पढ़ाया। तो मैंने ये उस समय महसूस किया। मैं बात कर रहा हूँ 72 की, जब मैं 5th क्लास में था। उस समय 95% चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती थी, और आज उस समय प्लास्टिक नहीं था। हमारी पूरी दवाइयाँ, हमारी पूरी थाली, यहाँ तक कि कपड़े, जो भी हमारे फर्नीचर, ये सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते थे। और आज भी मैं समझता हूँ कि 80%, 75% पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो मेरा माइंड सेट हो गया कि हमें रोज खूब पेड़ लगाने चाहिए। वर्षा के टाइम में पेड़ लगाता था, लेकिन जब मेरी शादी हुई, मेरी एनिवर्सरी आती है मई एंड में, मेरे बेटे का जन्मदिन आता है दिसंबर में, तो मैंने बेटे के जन्मदिन पे दिसंबर में पेड़ लगाया।
और उसकी थोड़ी सी देखभाल की तो वो जिंदा रहा। और टेम्परेचर 45 में मैंने पेड़ लगाया मई एंड जून में, वो भी जिंदा रहा। तो उसके बाद 1 जुलाई 10 से मैंने ठाना कि अब मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा। 1 जुलाई 10 से आज 15 साल चल रही है, मैं रोज एक पेड़ लगाता हूँ। और मेरे फार्म पे जो भी मेहमान आते हैं, चाहे एक बार पहले आ गए फिर 2 घंटे बाद कोई आए, सबसे एक एक पेड़ लगाता हूँ, पाल पोस के मैं बड़ा करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सोच ये है कि सिर्फ बरसात के अंदर ही पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जैसे अपने छोटे बच्चे हैं, उनको पहली सर्दी और गर्मी में हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, ऐसे ही इन पेड़ों को भी थोड़ा सा सर्दी और गर्मी में थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे। हाँ, गर्मी ज्यादा है तो आप थोड़ा सा रफ टफ पेड़ लगाएं, जैसे नीम है, करंज है, कचनार है, तो ये पेड़ आराम से सरवाइव कर लेंगे। और फ्रूट्स के पेड़ हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से उनकी आपको देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी, इतना टाइम दे नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये है कि वृक्षारोपण पेड़ों से हमें जब इतना लाभ है, और खास तौर से किसान की बात करूं, कल भी मैंने बताया था कि मेड़ पे पेड़ लगाएं, औषधीय पेड़ लगाएं, फलों के बगीचे लगाएं। उससे किसान ट्रेडिशनल जो खेती करता है उससे उसको इनकम कम होती है, प्रसंस्करण करेगा तो फिर भी इनकम बढ़ेगी। अदरवाइज सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, ट्रेडिशनल करते हैं। तो अब मेरा ये निवेदन है, जो भी जिनके 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 फलों के पेड़ लगाएं, और बीच में सब्जी और अनाज वो कर सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ। तो एक मैं बताना चाहूंगा कि आदमी को जीवन में 21 पेड़ लगाने चाहिए। 10 पेड़ हम हायर एजुकेशन लेते हैं, जब तक आजकल तो कंप्यूटर आ गया, कम कागज यूज कर रहे हैं, फिर भी हायर एजुकेशन तक हम 10 पेड़ कटते हैं, इतना कागज यूज करते हैं। पहली क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक जितना कागज कॉपी और बुक्स यूज करते हैं, लगभग 8-10 के लगभग पेड़ कटते हैं। और जब हम बड़े हो गए तो हमारे घर का फर्नीचर है, खिड़की है, दरवाजे हैं, ये दूसरे इस तरह का जो हम यूज करते हैं, तो उसमें भी 8 से 9 पेड़ तक लगभग कटते हैं। तो ये 19 पेड़ हो गए। एक पेड़ हम हमारी हिंदू संस्कृति में जब हम ऊपर जाएंगे उस दिन भी हमें एक पेड़ चाहिए, तो लगभग 20 पेड़ होते हैं। और एक पेड़ ज्यादा लगाएं ताकि ये पर्यावरण, ये पृथ्वी, प्रकृति हमारी बची रहे। तो मेरा ये मानना है कि आदमी को जीवन में 21 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, चाहे वो अपने जन्मदिन पे लगाएं, एनिवर्सरी पे लगाएं, या कोई मेहमान आए। मैं तो कहता हूँ होली दिवाली भी हमें, या त्योहार आते हैं उस समय भी एक एक पेड़ लगाने चाहिए। तो ये मेरा वृक्षारोपण पर्यावरण पे निवेदन है। मुख्य रूप से पर्यावरण का तो कोई एंड ही नहीं है, इस पे अगर दिन भर अपन बातचीत करें तो, लेकिन मुख्य रूप से 7 जय हैं: जल, जमीन, जंगल, जीव जंतु, जानवर और जन। इनके ऊपर करीब करीब मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी आप आके देखेंगे 10 साल पहले बिल्कुल बंजर भूमि थी। गौ माता के देसी गोबर और गोमूत्र से और उस जमीन को हरा भरा करके आज आप जून में मेरे फार्म पे आएंगे तो ऐसा लगेगा हिमाचल उत्तराखंड में आ गए हो। जल, पूरी जमीन में आप वंडर करेंगे कि जमीन में पानी नहीं है। 7 पौंड से 4 करोड़ 65 लाख लीटर पानी बचाया है। और इस बार बारिश जल्दी आ गई थी, वरना 15 जून तक 1 करोड़ लीटर मेरे पास पानी, 15 जुलाई तक यूज करने लायक पानी इकट्ठा था। तो कोई किसान या साथी जमीन में अगर चाहे, वो कहे कि साहब पानी नहीं है कैसे खेती करूं, तो उसका बहुत अच्छा तरीका है, सरकार सब्सिडी दे रही है, वो फार्म पॉन्ड बनाकर कर सकता है। जंगल, मैंने 7 छोटे छोटे जंगल बनाए हैं, 100 पेड़ से लेके 200-300 पेड़ तक, जिसमें मियावाकी का कल मैंने जिक्र किया था, वो भी एक पार्ट है उसका। तो छोटे छोटे जंगल बनाए हैं, उसमें आप देखेंगे कि इतने पक्षी हैं तरह तरह के, मैंने जीवन में पक्षी नहीं देखे जो अब मुझे वहां देखने को मिल रहा है। क्योंकि पक्षी दाना और पानी तो दूर उड़ के कहीं भी ले लेंगे, लेकिन उनको उनका परिवार बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए उनको पेड़ चाहिए, क्योंकि पेड़ों पे ही घोंसले बना के वो अंडे देते हैं और अपना परिवार बढ़ाते हैं। तो ये छोटे छोटे जंगल भी हर आदमी के लिए संभव नहीं है, शहरों में रहने वालों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जहाँ भी दूर कहीं मौका मिले तो
विचरण करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देसी गोमाता के गोबर गोमूत्र से जो जैविक खेती कर रहा हूँ, आप आके देखेंगे किसी भी मौसम में, भंवरे, मधुमक्खी, तितलियां, ये पर्यावरण का पार्ट है। ये मेरे फार्म पे, क्योंकि पूरा केमिकल आज तक कहीं कोई यूज ही नहीं किया, तो जैविक खेती करने, अगर किसी का खेत पहचानना हो आपको कि ये जैविक है या केमिकल का है, तो आज में भंवरे, मधुमक्खी, तितली मिले और जमीन के अंदर नीचे केंचुए मिले, तो आप समझ लो कि ये जैविक खेती कर रहा है। तो इस तरह से ये, और जन मान हमारे लिए तो आप देखिए पर्यावरण, पेड़ पौधे मानव के लिए कितने जरूरी हैं, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो इस तरह से एक मैं निवेदन और करूंगा कि अगर अपने आप में कोई किसान भाई है, साथी है, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा पे काम कर रहा है, खेती कर रहा है, तो अब आने वाला टाइम कृषि पर्यटन का है, एग्री टूरिज्म का, जिसके ऊपर मैंने काम प्रारंभ कर दिया है। आज शहरों के लोग जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं और मेट्रो सिटीज में फ्लैटों में रहते हैं, उनके बच्चों को कृषि और पशुपालन की जानकारी नहीं है, और वो लोग साल में 1-2 बार घूमने जरूर निकलते हैं। 5 स्टार से वो तंग आके खेतों में रहना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा 2-4 कमरे बनाएं, 2 देसी गौमाता रखें, जैविक खेती करें, तो वो लोग थैला लेके आपके यहाँ रहेंगे भी, खाना भी खाएंगे, रहने के पैसे देंगे, खाने के पैसे देंगे, और जाते समय जो भी उत्पाद आपके पास है वो खरीद के ले जाएंगे। तो कृषि पर्यटन पे आने वाले टाइम में, मुझे भारत सरकार में पॉलिसी बन रही है, स्टेटों में भी बन रही है, तो कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारें तैयारी कर रही हैं। तो कोई भी साथी अगर इस पे काम करना चाहे छोटे रूप में, तो उसमें भी मेरे फार्म पे विजिट कर सकता है, कभी भी मेरे नंबर पे दिन में बात कर सकता है। मैंने 12 रूम अभी बनाए हैं, कच्चे भी मकान है गोबर के, जो हमारे 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे दादा दादी, नाना नानी रहते थे, और वो हमारी हेल्थ के लिए कितने जरूरी हैं ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो वो भी बना रहा हूँ, पक्के भी हैं, क्योंकि हमारे भारत में अंग्रेज भी बहुत हो गए जिनको एसी रूम चाहिए, उन पे भी काम हो रहा है। 20 ऊँटनी है मेरे पास, 2 घोड़े घोड़ी हैं, झूले हैं, नाव हैं, 2 6 सीटर और 2 सीटर, जो पानी बचा है बरसात का पौंड में, उसी के अंदर ये चीजें हैं। तो इस तरह से युवा अगर कृषि पर्यटन की तरफ जाएं, जिनके खेत है, करना चाहें, तो ये भी एक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा उद्योग डेवलप होने वाला है। तो ये इस तरह की, बाकी तो बातें कल जो जुड़े हुए थे, कल मैंने जैविक खेती और गोमाता पे सारी जानकारी दे दी थी। अब कुछ और बात करनी है या प्रश्न उत्तर शुरू करें सर? प्रश्न का लीजिए सर, प्रश्न। जी सर। जी जी, आदरणीय हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। प्रसंस्करण, पेशेंस और पैटर्न, 3 महत्वपूर्ण विषयों पे आज उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। हम प्रसंस्करण करें और पेशेंस रखें और पैटर्न को बढ़ावा दें। अब मैं प्रश्नोत्तरी के इस दौर में आदरणीय शरद वर्मा जी अपने परिचय के साथ जो है आप अपना सवाल करने का कष्ट करें। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और मैं मुख्य अतिथि को प्रणाम करता हूं। मैं शरद वर्मा नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हूं, और कल आज तक मैंने बहुत सारी मीटिंग्स ज्वाइन करी हैं, और हम लोग करीब साइलेज भी काफी बनाते हैं। आपको बताएं, आपने कल एक बैल नंदी जो 8 लाख का बिकता है, कल आपने बताया था, वो कहीं बहुत अच्छा बताया आपने। तो वो कैसे तैयार होता है, थोड़ा उस विषय में हमें जानकारी चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे मुख्य अतिथि है जिन्होंने नंदी के विषय में काम करने का बताया। जी, मैं निवेदन करूं, जो सीमन मिलता है वो टॉप के नंदी होते हैं। वो जैसे प्राइवेट बाइफ भी है, एबीएस भी है, एनडीडी भी भारत सरकार का जो उत्तराखंड में बन रहा है। तो ये वो नंदी हैं जिनकी मदर के 30 लीटर, 26 से 30 लीटर के बीच में दूध होता है। और कल मैंने निवेदन किया था, मेरे यहाँ 27 लीटर और 24 लीटर वाली 2-3 गाय हैं, उनके 10% नंदी। तो इनके जो नंदी हुए हैं, वो कंपनी वाले जो भी सॉर्टेड सीमन बनाते हैं, हमारे राजस्थान सरकार भी बना रही है, और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में भी शायद स्टार्ट होने वाला है। तो
तो ये नंदी खरीदेंगे, वो नंदी नहीं लेंगे जिसकी माँ के 4 लीटर 5 लीटर 7 लीटर दूध है। नहीं तो उस नंदी से जो बच्चे पैदा होंगे, चाहे बछड़ियां होंगी, तो वो भी फिर उतना ही दूध देंगी। तो ये कंपनी वाले आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि साहब आपके टॉप की जो गाय है उसका अगर बछड़ा है तो उसको आप तैयार करिए, अच्छी डाइट दीजिए, और जैसे ही वो दूध से हटेगा, मतलब 7 8 9 10 11 12 महीने में, तो हम उसको टेस्ट करेंगे कि उसके किसी प्रकार की डिजीज नहीं हो, उसकी मदर को देखेंगे, और उसके बाद हम उसको उन्होंने कहा कि अगर 27 लीटर वाली है तो हम 10 लाख तक इसको ले सकते हैं। तो क्योंकि और वो 10 लाख में खरीद के वो उससे काफी पैसा कमाएंगे। वो उससे उसके वीकली हजारों डोज बनाएंगे और उन डोज को सेल करके पैसे कमाएंगे। तो वो, और दूसरा, अगर मेरे जैसा कोई ब्रीडर है जो 25-50 गाय रखता है, थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक है, फाइनेंस करवाया है, तो वो भी अपनी नस्ल सुधारने के लिए, अपने डेयरी को प्रॉफिट में लाने के लिए कम से कम 5 से 7 लाख का नंदी अच्छा खरीदेगा। सबसे पहले मैं 9 साल पहले की बात करूं, जब मैंने 15-20 गाय हो गई थी, गुजरात से उस समय 3 लाख में लाया था, जो आज 6 से 7 लाख में नंदी मिल रहा है। और अगर कोई कॉमर्शियल देसी गौ माता का पालन करता है तो उसका सारा का सारा जो आगे प्रॉफिट लेने का काम है वो नंदी पे ही डिपेंड रहेगा, क्योंकि नंदी जितना अच्छा होगा, हेल्दी होगा, उसकी मदर के अच्छा दूध होगा, उसकी दादी नानी का रिकॉर्ड अगर होगा तो वो अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो फार्म पे जो भी बच्चे पैदा होंगे, मेल या फीमेल, तो वो बहुत अच्छे होंगे। ये बहुत अच्छा और ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए जानकारी थी। और एक चीज और है जो हम लोग जैसे जो देसी गाय बहुत सारी रोडों पे घूमती है उन्हें इकट्ठा करते हैं। अभी कुछ ये चल रहा है कि जैसे 15,000 का सीमन आप 10 गाय के लिए लगाते हैं, कोई कंपनी आती है वो लगाती है तो वो आगे की जनरेशन में चली जाती है, तो ऐसा क्या है, कैसे देखिए, होता है? ये भारत सरकार के एनडीडीबी की योजना है, ईटीटी, एम्ब्रियो जी ट्रांसफर। तो जैसे आपके यहाँ गौशाला है, उसमें 2-2 लीटर वाली गाय या बछियां हैं, तो उनके आप नस्ल सुधार पे, जैसे मैंने किया, तो मुझे आज 10 साल लग गई 25 लीटर वाली बछिया तैयार करने में, 20 लीटर वाली बछिया तैयार करने में। अगर आप ईटीटी करवाते हैं भारत सरकार एनडीडीबी के सहयोग से, तो वो क्या करते हैं, जैसे मेरे यहाँ 27 लीटर वाली गाय है, उसके वहाँ अंडे तैयार करेंगे, और उन अंडों को, एक लैब होती है, बड़ी गाड़ी होती है, वैज्ञानिक होते हैं, वो उन अंडों को लेके मेरे यहाँ गाय में तैयार करके, और फिर वो 25-27 लीटर वाली, और उनको फिर आपके 2-2 4-4 लीटर वाली जो गाय हैं, जो उनके वो अंडे ट्रांसफर करेंगे, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो आप वाली जो 2 लीटर वाली है या थोड़ी प्योर नहीं है, वो बच्चे नहीं होंगे, वो तो एक तरह से वैसी मदर होगी, बाकी तैयार वैसी होंगी जो 27 और 25 लीटर वाली है। ये ईटीटी कहलाती है। आजकल आईवीएफ भी है, ये भारत सरकार का है, तो आपके स्टेट में होगा। हमारे यहाँ तो अभी 2 राउंड हो चुके हैं इसके, कुछ लोग तैयार करते हैं, लेकिन वो उनके लिए कम से कम 20-25 गाय ऐसी होगी तभी हुआ है। इसके वो 16,000 रुपए लेते हैं कन्फर्म होने के बाद। जैसे आपके 10 गायों के ईटीटी किया और उनमें से मान लो 5 की सक्सेस हुआ, तो वो 5 के ही 16,000 के हिसाब से पैसे लेगी गवर्नमेंट। भारत सरकार का ही प्रोजेक्ट है ये, और 1-2 गुजरात में प्राइवेट प्लेयर भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। तो इस तरह की अगर है ये तो। मुखर्जी जी आप भी करते हैं क्या? आपसे अगर नहीं, कराएं तो ये मैंने 3 साल पहले किया था। अब मेरे को फायदा नहीं है। आपके 2-4 लीटर वाली गाय है, इसलिए आप लोगों को अगर करना चाहें तो फायदा है। मेरे को फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरे करीब करीब 12-13 लीटर से ऊपर अब सब चली गई। जो 2-4 लीटर जी वाली थी उनकी बच्चियां मैंने 10 लीटर ले गया, फिर उनकी बच्चियां 15 आ गई, आज 20-20 तक अभी बच्चियां हैं, वो सब 20 पे प्लस जाएंगी। तो इसलिए मुझे 16,000 रुपये खर्च करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जब
2000 5000 में काम हो रहा है। और इसमें क्या है कि जैसे 10 के लगाएंगे तो 5 या 6 ही सक्सेस होती हैं, किसी कारण से नहीं हो पाती हैं। तो वो 5-6 में आपको तो कोई नुकसान नहीं है, आपके तो 2-4 लीटर वाली है। और मेरे यहाँ नुकसान ये होगा कि वो जैसे 15 लीटर वाली है, मैं उसको 25 की करता हूँ और वो अनसक्सेस हो जाती है, तो 6 महीने वो गौ-माता पीछे रह जाएगी, पिछड़ जाएगी। इसलिए मुझे नुकसान नहीं है। मैंने किया था 5-6 साल पहले, तब मेरे पास 6 ही गौ-माता थी, 2 के सक्सेस हुआ, बाकी सक्सेस नहीं हो पाया था। जी। ये क्या है गुरुजी, जैसे ये 10 जो है 10 गाय को इकट्ठा करते हैं तो एक साथ वो हीट पे जी। आती हैं, कैसे करते होंगे, क्या है? वो आर्टिफिशियल हीट पे लाते हैं उसको। अच्छा अच्छा, जी जी वो वैज्ञानिक आएंगे, वो उनके जी जी 2-3 दिन का प्रोसेस है। पहले इंजेक्शन लगाएंगे, फिर वो तीसरे या चौथे दिन जो भी प्रोसेस में वो हिट में आएगी, फिर आने के बाद ही वो उसको ट्रांसफर करेंगे एम्ब्रियो को, उन अंडों को जी उसके अंदर करेंगे। जी, प्रणाम जी। जी जी जी, आदरणीय नारायण मीणा जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं नारायण सिंह मीना, नर्मदापुरम से हूं मैं भी, और मैं भी खेती में सुधार के प्रयास कर रहा हूं मैं भी सर। और आपने जो बताया, कल बता रहे थे आपकी आपकी बगिया 1.25 एकड़ में इतने वृक्ष लगा, तो मैं भी एक बाग लगाना 1 एकड़ में। उनमें वृक्षों की दूरी कितनी रहेगी और कतार से कतार की दूरी कितनी रहेगी? जैसे आम के वृक्ष लगाए पूरे अपन बीच में, तो उनकी जी। दूरी कितनी रहेगी? दूसरा ये सर कि मैं जयपुर में महेश नगर में मकान है मेरा भी, और मैं वहां से जी, यदि जी। आपके पास फार्म देखने आऊं तो कहाँ से और कितनी दूर पड़ेगा फार्म? जी, ये जानकारी बताएं जी सर। देखिए, एक तो महेश नगर से फार्म मेरा 55 किलोमीटर है, अजमेर रोड पे, दूदू से पहले। तो आपका साधन हो तो कभी भी आप दिन में आ सकते हैं, मेरे नंबर से मैं लोकेशन भेज दूंगा। और मैं मॉर्निंग में 8 सवा 8 बजे जाता हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी नहीं ले जाएं, 8:30 बजे तैयार होके मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास में मेरा घर है, मैं वहां से आपको ले लूँ, मेरे साथ जाओ, दिन भर मेरे साथ वहां रहो, सीखो, देखो, और शाम को वापस आ जाओ। और आपको जल्दी है तो मैं वहां से बस में बैठा दूंगा, और आपका खुद का साधन है तो आप आ सकते हैं। स्वागत है आपका। नंबर 2, जो बगीचे की आप बात कर रहे थे, फलों का बगीचा लगाना चाह रहे हो या मियावाकी की बात कर रहे हो? नहीं, फलों का बगीचा लगाना चाह रहे हैं जी सर। फलों के बगीचे में मैं एक नंबर दूंगा। हालांकि मैंने अभी थोड़ा सा प्रयास किया है। एक आपके मध्य प्रदेश का उत्सव हुआ था ना, क्या क्या नाम है उसका, छत्तीसगढ़ है क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के एक मेरे पास वैज्ञानिक आए थे, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर छत्तीसगढ़ स्टेट के। उन्होंने एक नई पद्धति और बताई कि 1.5 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई ऐसे आम के बगीचे बोला हमने लगाए हैं एक कतार में। तो मैंने कहा इससे प्रोडक्शन कम आएगा, ये 2 महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आके देखिए, प्रोडक्शन बिल्कुल कम नहीं आएगा, जितने आम आपके लग रहे हैं उससे 21 ही आएंगे, 19 नहीं होंगे। तो ये भी एक पद्धति है, मैंने अभी नहीं की। मैंने तो 10-10 फीट पे फलों का बगीचे लगाए हैं, और मिक्स भी हैं, एक साथ भी हैं। मेरे तो 25 वैरायटी के फलों के अलग अलग बगीचे हैं, तो आप आओगे तभी समझ में आ जाएगा जरा। तो आप स्वागत है, पधार। जी जी, मैं सर जयपुर सर एक बार जाता हूँ साल में, या तो गर्मियों में जाऊंगा या नवंबर लास्ट में आऊंगा जी, आपको फोन करूंगा जी सर। जी जी, स्वागत है। बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंडिस था और वो रह गए थे, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, अगर आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित। धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे मुख्य अतिथि जी ने दी है। और जैसा कल वो मैंने बोला था कि बहुत अच्छी वैज्ञानिक प्रक्रिया आप कर रहे हो, नस्ल सुधार में भी कर रहे हो, ऑर्गेनिक खेती में भी कर रहे हो, और उसकी जो जानकारी आप दे रहे हो वो बहुत ही अच्छी है। और निश्चित रूप से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम जो है वो चल रहा है, वो बहुत अच्छा है। और आपने आज के इसमें जो बोला कि भाई रॉ मटेरियल बेचने के बजाय उसको प्रोसेसिंग किया जाए, मार्केटिंग किया जाए, बस यही सिखाने की युवा पीढ़ी को और किसानों को बहुत जरूरत है। जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो, ऐसी ट्रेनिंग जगह जगह पे दिए जाए और वो युवाओं को प्रेरित किया जाए, तभी किसानों की हालत सुधरेगी। वरना सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग या कोई नेचुरल फार्मिंग करके जो रॉ प्रोड्यूस आता है उसको बेभाव बेच के
कोई मतलब नहीं है। उसको प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग के जरिए अगर शहरों तक बेचा गया तो निश्चित रूप से शहरवासी भी अभी ऑर्गेनिक ज्यादा दाम पे भी खरीदने के लिए तैयार है। या आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। आपके इस काम के लिए मैं आगे के लिए शुभकामना देता हूँ और निश्चित रूप से जो भी मदद होगा हर परिवार के हम साथियों के तरफ से लगेगी उसमें हम जरूर शरीक होंगे। या आश्वासन के साथ मेरी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी अभी नागपुर महाराष्ट्र से थे। और जिन भाइयों को सवाल करना है वो अभी समय रहते हुए हैंड रेस कर लें। 8 बजे के बाद किसी का हैंड रेस का सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि 8 बजे समापन होता है उसका। तो अभी समय रहते हुए अभी आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी का भी कोई सवाल हो तो मैं रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना सवाल। जी ओम, सदन को नमन। मैं रमेश चंद मेहरा, मध्य प्रदेश नर्मदापुरम से। सर, कल आपने जैविक खेती में गोबर पर कुछ प्रयोग किए हैं, गोबर गोमूत्र पर, उन्हें बताने का कष्ट करें जिससे हम अपने खेती को इस तरफ मोड़ सकें। जियो। देखिए, एक तो मैं दो तरह से खाद बना रहा हूँ। कल एक सज्जन ने पूछा भी था एनपीके उसमें नाइट्रोजन कितना है, कैसे है। तो एक तो मैं खाद बना रहा हूँ, जैसे 100 किलो खाद बनाऊंगा तो 50 किलो देसी गाय का गोबर होगा, जो ऑर्गेनिक ही मेरे यहाँ खा रही है। तो करीब करीब 95% ऑर्गेनिक ही गोबर है। गोबर के बाद उसमें जो मेरे यहाँ सारे ऊंट भी हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, तो इनके 2-2, 4-4, 5-5 किलो इनका वेस्ट, बकरी की मींगनी, भेड़ की मींगनी, ऊंट के मींगने, घोड़ी है, उस घोड़ी की घोड़े की लीद और मुर्गी की बीट, ये पशुओं के, पक्षियों के वेस्ट और गोबर 50% बता दिया। ऐसे करके 5-5 किलो ये डालते हैं। उसके अलावा हमारे राजस्थान में खास तौर से जिप्सम की कमी है, तो कहाँ मिट्टी की जांच कराते हैं तो साइंटिस्ट ज़्यादातर यही कहते हैं जिप्सम डालो। तो मैं ऑलरेडी जो खाद बना रहा हूँ उसमें 10 किलो, 8 से 10 किलो जिप्सम डालता हूँ। कुछ रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है, चारकोल है, गुड़ का सीरा और 20 लीटर गोमूत्र। ये सब डालने के बाद हमारे सरकार की लैब में मैंने टेस्ट करवाया, तो जो 12-13 तत्व है जो होने चाहिए वो सारे उसमें होते हैं। और बाकी 3-4 तत्व तो हवा से ही लेते हैं पेड़ पौधे। तो एक तो ये बना रहा हूँ। दूसरा, आप ये 3-4 तरीके के हैं, सबका अलग अलग तरीका है। एक जैसे ताज़ा गोबर लेके और उसके अंदर कितना भी ले लो आप, एक ट्रॉली ले लो, आपका कम है तो 100 केजी ले लो, उस रेशियो से ही उसमें, जैसे 100 केजी का मैं बताऊं तो इसमें ताज़ा गोबर लेके इकट्ठा करके यूं बेड सा बना दें उसका, और उसके अंदर छाछ, बेसन और गुड़, ये 100 किलो में 2-2 किलो लेके अच्छी तरह से मिला के और उसमें होल करके और बीच बीच में मिक्स करके उसमें डाल दें। और डालने के बाद उसके पत्ते से या कोई लाइट नेट हो, नेट से उसको ढक दें ताकि डायरेक्ट ज़्यादा रोशनी नहीं मिले। आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन के अंदर ऊपर से जैसे केंचुए खा भुरभुरा हो जाता है हमारी चाय की तरह, उस तरह से वो खाद तैयार होगा गोबर से। और उसको आप पेड़ पौधों की जड़ों में, चाहे छोटे पेड़ हो बड़े, जहाँ भी डालेंगे, आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि वहाँ जो मित्र कीट है हमारे केंचुए, वो उसमें पैदा हो जाएंगे। तो ये 2 तरह से मैं बनाता हूँ। बाकी और भी ताज़ा गोबर का घोल बना के, सैलरी बना के, कई तरह से किसान अपने अपने तरीके से आजकल जैविक खेती कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। मैं ये 2 तरीके से बना रहा हूँ। आपने जो पहला तरीका बताया उसमें जी। सर आपने कहा कि 12-13 तत्व मिल जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन और फास्फेट कितना मिलता है?
ये दिन में आप फोन कर लें, वो लैब रिपोर्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हाँ सर, बाकी व्हाट्सएप पे भेज दें, इसी योगाहार में भेज दें, सब लोगों के पास पहुंच जाएगी। बहुत अच्छा सर, जी ओम जी ओम। ये तो मैं पूरी राजस्थान सरकार की एक जूनागढ़ यूनिवर्सिटी है गुजरात में, वहां भी अच्छी लैब है रिपोर्टेड, उस लैब की रिपोर्ट भी मेरे पास है। तो और उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि नाइट्रोजन के लिए कुछ चारकोल बढ़ाए हमने, कुछ ग्लिरिसीडिया के पेड़ हैं वो भी हमने बढ़ाए, कुछ ऑलरेडी गोबर में होता है। तो इस तरह से जितना चाहिए, तो मैं दिन में कोई भी कॉल कर ले, मैं दोनों रिपोर्ट आपको यूनिवर्सिटी और राजस्थान सरकार की लैब की रिपोर्ट भेज दूँ। जी सर आदरणीय प्रणाम प्रणाम सर। जी आदरणीय शरद वर्णिया के आमंत्रित करने के पहले मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय महोदय जी से कि 100 किलो ताजा गोबर का जो हमने बेड बना करके छाछ डाला, 2 किलो बेसन डाला, 2 किलो गुड़ डाले और इनको मिला करके पत्ती से या नेट से ढक दिया और 25 दिन के बाद आपने कहा कि उसका जो है खाद बन जाएगा, तो वो उसके लगभग कितना उसकी मात्रा रहेगी, कितना तैयार हो जाएगा? वो बस थोड़ा सा ही वेट कम होगा, हल्का सा सूखेगा। 100 किलो है तो वो ये समझ लीजिए 80 85 90 किलो वेट, थोड़ा सा जो उसमें मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, बाकी तो ज्यादा कम नहीं होगा। जी जी, बहुत सुंदर। तो जी आदरणीय शरद वर्मा जी, आपका पुनः हैंड इज था। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जो देसी वैरायटी में जो अनाज आप कर रहे हैं उत्पादित, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक उत्पाद की जी जी। देखिए, मैं पिछले 7-8 साल से हमारे यहाँ जब बजट आता है राजस्थान में, तो उससे पहले किसानों को मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं और मंत्री बैठते हैं, कृषि पशुपालन सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी सब बैठते हैं, बुलाते हैं, और मैं 7 साल से उस मीटिंग में जा रहा हूँ। 2 मिनट मिलती है किसान को, तो टू द पॉइंट में मेरी बात बताता हूँ। 2 मिनट में 2-3 बात बताता हूँ और वो मानी भी जाती हैं, और मेरे पास चिट्ठियां भी पड़ी हैं, और सरकार उसको बजट में 1-2 चीजों को भी लेती भी है। तो मार्केटिंग के लिए मैंने पिछले बजट से पिछले से निवेदन किया था, जो आपने पूछा कि साहब हम किसान, आप लोगों को वीआईपी, मैंने उनको इशारा करके कहा कि आप वीआईपीओं के लिए हम ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा करते हैं, देसी गाय का दूध घी पैदा करते हैं आपके स्वास्थ्य सुधारने के लिए, और हमारे को मार्केट नहीं मिलता है। तो राजस्थान सरकार की तो बात करूं मैं, उन्होंने हमें थोड़ी सी 10-20 दुकानें जयपुर में दी हैं कि आप अपना उत्पाद यहाँ सर्टिफिकेट लेके बेच सकते हो। लेकिन मैं डायरेक्ट किसान से बात करूं, जो मैं पहले करता था, ये तो चलो सरकार की योजनाएं बढ़ती बढ़ती रहती, मैं निवेदन करूं, जब सबसे पहले मैं 2 गाय लाया था 9 साल पहले, तो मेरा फार्म से 45 किलोमीटर दूर है मेरा घर, तो मैं गाड़ी से उतरा और कैन में दूध लाया। तो मेरे पड़ोस वालों ने मेरी मिसेज से पूछा कि सर आजकल ये केतले में क्या लाते हैं? तो बोला हमने 2 गाय खरीदी हैं फार्म पे, देसी गाय है और उनका दूध लेके आते हैं। अरे फिर तो बच्चे तो हमें भी देना। फिर मैंने कहा, जब 2 से 4 गाय हो गई, धीरे धीरे उनको दिया, उन्होंने पड़ोस में बताया, तो ये मार्केटिंग होने लग गई। फिर मैं फार्म पे इनवाइट करने लग गया वीआईपी लोगों का। आप वंडर करेंगे, आईएएस आईपीएस एमएलए तक फार्म पे आते थे। जब वो देखते कि ये तो देसी गाय है और ये हरा चारा ऑर्गेनिक, खासतौर से सेंजना नीम गंवारपाठा ये खिला रहे हैं, तो ये तो औषधीय दूध और घी हो गया। तो उन लोगों ने फिर विश्वास किया। अगर मैं डायरेक्ट घी ले जाके आज आपके घर के गेट पे आऊं, मैं बैल बजा के मैं कहूँ साहब मेरा देसी गाय का ये अच्छा घी है, 2000 रुपए लीटर है, लो, आप कहोगे चलो चलो बहुत आते हैं ऐसे आगे। लेकिन जब आप विश्वास, एक तो आपकी जहां जहां इमेज है आप वहां बताइए, दूसरा फार्म पे विजिट करवाइए, और जब वो देख लेंगे, आप वंडर करेंगे कि मेरे से जो 10-20 किसान ऑर्गेनिक गेहूं पैदा कर रहे हैं, गेहूं की बात करूं मैं, जयपुर के लोग जो जानते हैं कि ये ऐसा भी होगा, लेकिन ईमानदार आदमी है और इस खेत पे ईमानदारी से इससे जुड़े हुए किसान ऑर्गेनिक फल सब्जी अनाज पैदा कर रहे हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे 2 से 4, 4 से आप मार्केट बनाइए, फिर वो लोग भी ढूंढते रहेंगे, माउथ पब्लिसिटी होगी। तो आपको इसमें शुरू में आपको खुद ही आपका
प्रचारक बनना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन चैलेंज नहीं है। आप देखिए, मैं जयपुर शहर की बात करूं, आपके यहाँ भी बड़े बड़े शहर है, इसमें मैं समझता हूँ लाखों लोग वीआईपी ऐसे हैं, लाखों पैसे वाले, जो तो हमें ढूंढ रहे हैं, जो हम ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा कर रहे हैं, देसी गाय का दूध पैदा कर रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहे हैं और हम उनको ढूंढ रहे हैं। सरकार को मैंने यही कहा कि हम दोनों के बीच में तालमेल नहीं है तो ऐसा प्लेटफार्म दे दो, लेकिन जब तक प्लेटफार्म नहीं मिलता, आप अपने खुद ही अमिताभ बच्चन बनिए और ईमानदारी से आप काम करोगे ऑर्गेनिक और देसी गाय पे, तो मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं है। आज मेरे यहाँ तो एडवांस बुकिंग है, ये मान लीजिए। थोड़ा सा आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, उसके बाद कमी नहीं है। आज हर आदमी की किचन का बजट आता है 10,000 से 15,000, और दूसरा खर्चा 1 लाख से ऊपर आता है, मोबाइल का है, गाड़ियों का है दूसरा, तो किचन का बजट सब 2,000 बढ़ाना चाह रहे हैं, बस जैविक उत्पाद और देसी गाय के वो चाहिए, तो थोड़ा सा आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। जी, बहुत सुंदर। अमिताभ बच्चन हमें खुद बनना पड़ेगा। परम पूज्य एक ऋषि स्वामी जी महाराज जी ने कभी किसी से ऐड नहीं कराया, एडवर्टाइज नहीं कराया, उन्होंने स्वयं जो एडवर्टाइज किया है, प्रचार प्रसार किया है, और विश्व में अपना स्वदेशी का जो मार्केट तैयार किया है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं अगला सवाल के लिए मैं आदरणीय राकेश जी को आमंत्रित करता हूँ। अपने परिचय के साथ आप अपना सवाल करें। जी ओम जी, सदन में सभी को नमन। मैं राकेश गौर, गांव धर्मकुंडी है और तहसील सीनीवालवा, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से हूँ। और सर मैं भी 5.5 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ। 2016-17 से चालू किया था मैंने भी, और 19 से मार्केट पे काम किया था। तो मार्केट पे भी मतलब अच्छी धीरे धीरे करके इमेज बनते जा रही है, और लोग नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और अच्छा विश्वास के साथ माल ले जा रहे हैं। तो सर मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आप अभी बता रहे थे कि जो ताजा गोबर पे आपने जो खाद बनाया, तो वो क्या खुले मैदान में बना सकते हैं, या कोई छाए में कोई पक्का जो फर्श होता है उसके ऊपर बना सकते हैं? दूसरा एक सवाल ये था कि जैसे कि आप फसलों को उगा रहे हैं, तो फसलों को जैसे उगा के तो प्रोसेसिंग यूनिट खुद लगाते हैं या कहीं बाहर से करवा के? और जैसे कि अभी हमारे पास चावल है, मूंग तो खैर हम घर पे करवा लेते हैं, चावल की प्रोसेसिंग तो खैर घर पे होती नहीं। अभी गेहूं की प्रोसेसिंग घर पे कर लेते हैं कुछ, बाकी कुछ अनाज है, जैसे कि अब चावल में सबसे बड़ी समस्या है, तो चावल में किस किस प्रकार से प्रोसेसिंग करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, वो भी थोड़ा सा मार्गदर्शन दें जी। देखिए, क्वेश्चन आपके एक गोबर वाला, वैसे अगर मिट्टी थोड़ी सी हार्ड है तो आप पक्के फर्श की जरूरत नहीं है, उसी के ऊपर आप बेड बना लो। और अगर गर्मी का टाइम है तो थोड़ी सी पेड़ के नीचे छाया में उसको जरूर रखो, और बाकी ज़्यादा गर्मी है तो आप पेड़ की छाया में और पत्तों से ढक दो। तो पक्के फर्श की जरूरत नहीं है, कच्चे में भी कर सकते हो, थोड़ी सी नमी होगी जमीन में चली जाएगी, बिल्कुल बालू रेत नहीं हो। दूसरा प्रोसेसिंग का क्वेश्चन था। देखो, चावल का तो जैसे दूसरे अनाज है उसकी तरह है, हमारे यहाँ राजस्थान में होता भी नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन प्रोसेस वही है, जैसे गेहूं जो चने का है उस तरह से आप चावल का कर सकते हो। लेकिन आप फुल टाइम फार्मर हो या पार्ट टाइम करते हो? ये फुल टाइम सर। फुल टाइम हो? मैं भी फुल टाइम हूँ, 10 घंटे फार्म पे देता हूँ, 4 घंटे जी तो सिर्फ देसी गौ माता भी देता हूँ मैं। जी। फुल टाइम फार्मर हो तो आप थोड़ा सा अपना धीरे धीरे तरीका भी बदलो, कि कॉमर्शियल जो है फसलें और उत्पाद हैं, फल हैं, जैसे एलोवेरा है, आंवला है, सैंजन है, ये छोटी छोटी इनका प्रशंसन कर सकते हो आप। जैसे सैंजने का मैं बताऊं, पत्तियां तोड़ के आप पाउडर बना के पाउडर भी बेच सकते हो, इसमें आपके 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। नहीं एलोवेरा सर, का भी आप साल भर का पूरा पाउडर सब बिक चुका, पूरा मेरे पास जो पाउडर था पूरा बिक चुका। पाउडर की डिमांड है मेरे पास अभी। तो आप अपने आप को थोड़ा सा बदलिए। चावल में मुझे पता नहीं आपकी क्या इनकम होती है प्रोसेसिंग का, अगर ये पानी भी ज्यादा मांगता है आपके यहाँ तो खैर पानी होगा, जी तो ऐसी फसलें लगाओ, ऐसे फल लगाओ, ऐसे औषधियां लगाओ, जिससे कि आपको 2 रुपए ज्यादा मिले और उनका प्रसंस्करण इजी कर सको। जी जी, ऐसी जी सर। प्रसंस्करण का जो सुलभता है
वो फसल लगाने के लिए आदरणीय राकेश जी से संवाद। अगले मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना सवाल करें। ओम सदन को सादर प्रणाम। मैं प्रदीप राज वर्मा, ग्राम तीखड़, तहसील इटारसी, नर्मदापुरम से हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो पहले वाली खाद बताई थी जिसमें जिप्सम और गोबर और अन्य पशुओं का बीज मिलाई जाती है, वो बनाने में खर्चा कितना आता है और आप उस पर प्रॉफिट कितना, मतलब जैसे आपने 100 किलो बनाया तो 100 किलो बनाने में खर्च कितना आएगा और 100 किलो बेचने में आपको कितना प्रॉफिट होगा? देखिए वो उसकी मशीनरी भी महंगी है, थोड़ा बड़ा प्लांट आप आके देखिए। मैंने भी पहले 10 टन की लगा ली थी कि सरकार में रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन सरकार में टेंडर से खाद खरीदते हैं, ये मुझे बाद में पता लगा। और टेंडर में 250 रुपये का कट्टा आता है। सरकार का सिस्टम आप जानते हो। मेरा 400 रुपये में 40 kg पड़ता है और 425 में मैं बेचता हूँ, 425 से 450 तक। तो सरकार ने तो कहा कि भाई टेंडर में आओ, टेंडर में वो 250 रुपये में छूटता है। मैं 250 में तो गोबर दे सकता हूँ, उसमें जिप्सम, गुड़ का सीरा और चीजें कहाँ से मिलाऊंगा, महंगा आता है। तो मेरे को ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला। कॉस्ट उसकी 11-12 रुपए किलो आती है। अब केंचुआ खाद भी जयपुर शहर में, तो आपके यहाँ पता नहीं मुझे, 8-9-10 रुपए नर्सरी वाले 11-11 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो 1 किलो पे 11-11.25 रुपए इसकी कॉस्ट आती है। लेकिन प्लांट बड़ा है, आप लगाना चाहो तो पहले मार्केटिंग देखो भाई, ये खाद इतना बिकेगा नहीं। आज मेरे से किसान ले जाते हैं, लेकिन 2 कट्टे 4 कट्टे ले जाते हैं कि वो खुद के हमारे साथ घर खाने के लिए। तो ये 1 बीघा में 2 बीघा में आप वाला खाद डालेंगे, बाकी में यूरिया डालेंगे। तो ये कॉमर्शियल करना चाहते हैं, अब अपने एक आदमी के लिए बनाना चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें मशीनरी लगेगी। पहले इसको मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, फिर ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, और फिर तीसरे पार्ट में आएगी तब वहाँ गुड़ का सीरा और गोमूत्र मिलेगा, वापस गीला होगा, फिर उसको ड्राई होकर निकलेगा। तो लंबा प्रोसेस है। मशीन 24 लाख की है। तो ये पहले आप वो देखें कि मार्केटिंग कर सकते हैं तो ही करें, अदरवाइज तो इसको रहने दें आप। जी ठीक है, आदरणीय, धन्यवाद। इसमें जो आपने कहा है कि इसमें केचुआ डालना पड़ता है क्या, जो आपने 100 किलो ताजा गोबर की बात कही है, उसमें नहीं केचुआ डालना? ना केंचुआ नहीं, फिर ये तो उससे भी अच्छी खाद बन गई ना। केंचुआ वाले भी तो 8-9 तत्व ही होते हैं, इसमें पूरे 12 जी तक मिलेंगे, क्योंकि जिप्सम, जी रॉक फॉस्फेट, ये सब है। केंचुए की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, बहुत सुंदर। आदरणीय सीएम राय साहब। जी सर, ओम सदन को प्रणाम। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम इस बार हमको जो बीज बोना है, तो क्या पिछली साल वाला ही बीज लगेगा या 2 साल पहले का भी अगर हम बीज रखते हैं तो उसको अगर डालें तो कैसा उत्पादन होगा? जी ओम जी, यही मैं पूछा। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं ना आप तो? जी सर, जी सर। हाँ, तो ऑर्गेनिक खेती में आप देखिए, 100 साल पहले भी हमारे जो बुजुर्ग थे, ये तो बाद में अभी आया है सीडर, ये वैज्ञानिक, तो जो अच्छा ग्रेडिंग करके और जो सीड होता था वो रखते थे, उसको दूसरे साल, ऐसा मेरा मानना है कि 1 साल तक तो कर लो, उससे दूसरे साल उसमें से रख लो। दूसरे साल तक थोड़ा सा अगर आप संभाल के नहीं रखोगे तो उत्पादन में कमी आएगी। तो हर साल अब उसमें से अच्छा सीड आप ग्रेडिंग करके निकाल लें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद सर। जी आदरणीय शशिकांत तिवारी जी। जी ओम सदन को प्रणाम, सुरेंद्र भैया को भी प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि मोरिंगा के कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं और कैसे बनाएं? देखिए ये तो इस पृथ्वी पर आयुर्वेद की भाषा में सबसे ज्यादा अगर औषधीय गुण है 300 लगभग, कोई वैद्य जी हो तो आप पूछना उनको, सबसे ज्यादा औषधीय गुण इस पृथ्वी पर इस पेड़ में है। और इसके 7 चीजें होती हैं: जड़, तना, छिलका, गोंद, फूल, फली और पत्ती। ये सातों के सातों औषधियां होती हैं। अब आप मुख्य रूप से इसके पत्तियों से ले सकते हो। बाकी दूसरे में तो क्या है, वैद्य जी की मदद से जहाँ आयुर्वेद की दवाइयाँ बनती हैं, बाकी तो वहाँ वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एज ए किसान आप उसकी पत्तियों को छाया में सुखा लें
और सुखाने के बाद पाउडर बनाने के बाद पाउडर भी सेल कर सकते हैं। आजकल उसकी कैप्सूल टैबलेट भी बनने लग गई, उनकी भी डिमांड है, वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास मार्केटिंग का है तो हरी पत्तियां भी सेल होती हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि मोरिंगा की पत्तियां आटे में गूंद के और उसके पराठे यूज करता हूँ। तो ये तो आपके मार्केट और डिमांड देखनी पड़ेगी। बाकी वैसे या ये कोई कितने रुपए केजी बिकता है? अमेज़न पे मैं देखता हूँ 1100 रुपए किलो बिक रहा है पाउडर उसका। जी बाकी तो अगर आप ये हिमालय कंपनी वाले मेरे पास आए थे, वो तो 250-300 रुपए किलो लेने को तैयार थे। अमेज़न वाले तो अपने भी फिर वो क्या है, जैसे कोई मुंबई में बैठा है और उसने कहीं वैद जी ने बता दिया या कहीं देख लिया मोरिंगा पाउडर, तो वो अमेज़न से मंगाएगा तो अमेज़न अपना भी लेगा मार्जिन। किसान को तो वही 250-300 रुपए मिलेंगे, 400 रुपए। आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो सोशल मीडिया की तरह, उससे तो ठीक पैसे मिल सकते हैं आपको, 400-500 रुपए केजी तक। जी और जी एक छोटा बहुत छोटी सोशल मीडिया के माध्यम से जो है भी मार्केट किया जा सकता है। आदरणीय डॉक्टर कुशल दुबे जी। धन्यवाद मुरली जी। मुख्य अतिथि जी से मेरे दो छोटे सवाल है कि जैसा आपने खाद बनाने की एक प्रोसीजर बताई कि 50% गोबर का खाद और बाकी दूसरे पशुओं का खाद, तो इसी तरह से कि भाई जो गोबर का खाद है देसी गोबर, उसको यदि हम 40-50% ले और बाकी भैंस या बकरी जो भी किसानों के पास में है वो यदि मिलाया जाए तो क्या उसी तरह का रिजल्ट आएगा? क्योंकि आपके पास में जितने सब पशु है उतने तो सब किसान के पास नहीं रहेंगे, लेकिन भैंस रहती है, बकरी रहती है एक। और दूसरा, इतना अच्छा तकनीक और आपका 8-9 साल का जो अनुभव है और अभी गवर्नमेंट के लेवल पे भी आपकी जान पहचान और बाकी सब जो प्रयास कर रहे हो, तो इन सब को देखते हुए ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम है बहुत तेजी से आपके एरिया में बढ़ रहा है क्या? और अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसकी क्या मतलब मजबूरियां है, यह भी आप विदित कीजिए। धन्यवाद। देखिए, पहला तो आपका था खाद वाला क्वेश्चन। देसी गोमाता का जो गोबर है वो ताजा या ड्राई या कैसे, उसमें करीब करीब थोड़ी थोड़ी सारी चीजें हैं। अलग से आप आपके यहाँ जिप्सम की कमी है तो ही जिप्सम डालें। बकरी की जो मींगणी भेड़ की होती है उसमें कुछ गोमाता के गोबर में है, उससे हटके कुछ एक दो चीजें तत्व है जो हमारे पेड़ पौधों को चाहिए वो है। लेकिन अगर बकरी नहीं है, भेड़ नहीं है, ऊँट है, तो इनको मिलाने की जरूरत नहीं है। तो एक एक थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ता है उससे। देसी गौमाता का गोबर है वो अपने आप में संपूर्ण खाद है। बाकी मिट्टी की जांच कराते हैं, वो कमी बताते हैं, उस हिसाब से आप कुछ न कुछ तैयार करके उसमें डाल सकते हैं। तो मेरे यहाँ जी तो मेरे खुद के हैं ये पशु, तो उनका फेंकना नहीं है। ऊँट है, उनके मींगने नहीं फेंकने हैं। जब साइंटिस्ट से पूछा तो बोला ये भी कुछ न कुछ इसमें होता है, भाई भेड़ बकरी के में ज्यादा होता है। तो मेरे यहाँ तो यह है, इसलिए मैं डाल देता हूँ, कुछ न कुछ तत्व है। तो आप तो देसी गौ माता का गोबर है, एक तरह से संपूर्ण है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरा क्या क्वेश्चन था? सर दूसरा था कि आपका जो प्रयास चल रहे हैं और बहुत अनुभव है, तो आपके एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम बढ़ रहा है क्या और तेजी से बढ़ रहा है क्या, और नहीं बढ़ रहा तो क्या दिक्कत है? मैं मेरे आसपास की बात करूं, एक 125 किसानों का क्लस्टर बनाया अभी प्रधानमंत्री जी ने, आपने सुना होगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। इसके अंदर ये योजना राजस्थान में आ गई, आपके यहाँ भी आई होगी कि प्राकृतिक खेती करें, जैविक नहीं, जैविक के बाद आगे वाली प्राकृतिक। और चाहे 5 एकड़ वाला किसान हो वो 1 एकड़ में शुरू करे। तो ऐसे 125 किसानों का क्लस्टर बनाया है। और हमारे ये तो योजना अब आ रही है, इससे पहले भी मेरे से सीख सीख के लोग अगर प्रयास कर रहे हैं, मैंने भी प्रयास किए, किसानों को बताया। तो मेरे देखिए आप 20-25 किलोमीटर में कम से कम 25-30 किसान हैं जो पूरी जैविक खेती कर रहे हैं। और अब उनको मजा भी आ रहा है। मजा सेंस कि उनके गेहूं 40 रुपए किलो बिक रहे हैं, उनकी सब्जी है 1.25 बिक रही है। तो बढ़ रहा है धीरे धीरे स्पीड से। उधर पंजाब से घुसेंगे हमारे राजस्थान में,
गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, इधर झुंझुनू है। इधर ये बीमारी भी धीरे धीरे आ रही है, कैंसर वाली भी है ये हमारे बहुत आसपास। विस्तार हर विस्तार 10 कर रही है, और ये आपने बता दिया है, विस्तार हो रहा है, और निश्चित 20-25 किलोमीटर के एरिया में जैविक खेती कर रहे हैं। आदरणीय निधि शर्मा जी के बाद में आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय निधि शर्मा जी, आपका हैंड था अपने परिचय के साथ। जी जी, नमस्ते भैया। मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ स्वदेशी में राजीव भाई के, तो थोड़ा मीडिया का काम करती हूँ। मैं यहाँ बरमान घाट पे रहती हूँ, यहाँ नरसिंहपुर जिले में। तो हम लोग को ना अच्छे और स्वदेशी उत्पाद मिल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँ, उसके लिए थोड़ा बताइए आप। ये जो अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें कुछ फार्मर भी हैं। आपके पास जो डिमांड आती है आप उनको बोलिए कि वो उत्पाद पैदा करें, वो दें। अब मेरे यहाँ से मैं भेजूंगा, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगा तो और कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी उत्पाद है, फल है, सब्जी है, अनाज, दूध, घी, छाछ, जो भी है, आपकी मार्केटिंग कर सकती हैं। तो आप वहाँ लोकल किसानों से कहें कि साहब ये हमें दो, और ये हमारे यहाँ स्वदेशी ये जो शॉप है या जो भी जिस तरह से आप काम करिए लोकल लेके और करें। जैसे अभी जी भाई जी साहब कहते मार्केट कहाँ है, तो आप बताओ उनको कि हमें ये चाहिए, जी। ये पैदा करके दो। ये निधि शर्मा जी, आप जो है इसमें संवाद कर लें, और मैं नंबर लिख लें, आपका जो है मार्केट जो भी जरूरत पड़ेगी स्वदेशी का, आपके वो अपने मध्य प्रदेश में अपन देख लेंगे। हाँ, जी जबलपुर में एक हमारा केंद्र भी है। एक ठीक ठीक। बहन है जो बहुत समर्पित हैं, दीपमाला जी, और वो मतलब ऐसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहती हैं। मतलब जागरूक तो बहुत हैं, लेकिन उनके पास फंडिंग नहीं है और आइडिया भी नहीं है। तो अगर कोई साथी हो या भाई साहब हो, गुरुजी हो, वो अगर उनको कुछ दिशा निर्देश कर दें इस मैटर में, क्योंकि हम तो सिर्फ मीडिया में हैं। आप संवाद कर लीजिएगा दिन में। अभी मेरा मोबाइल नंबर, या आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, तो अपन बात कर लेते हैं सर। जी, ठीक आप है, अपना नंबर भेज दीजिएगा। 7000 जी 268815। जी ठीक है जी यादव जी, जी। मैं निधि जी से कहना चाहता हूँ, आपको जो भी उत्पाद चाहिए इस ग्रुप में संपर्क कर लिया करें, और नरेंद्रपुरम में हर चीज उपलब्ध है यहाँ पर। जी ओम। जी चलिए, अब आदरणीय दुष्यंत जी, आपका हैंड से सीधा सवाल करने का हैं। चलिए, शायद आवाज नहीं आ रही। अब मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और आज के योग क्लास और आज के हमारे मुख्य चीफ गेस्ट महोदय के जो आज संवाद हुआ है उस पर अपना कमेंट प्रदान करने का प्रयत्न करें। जी धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता सुरेंद्र जी, आपने लगातार 2 दिन से अपनी अनुभव बताए हैं, और मैं उसको देख करके हम सब लोग बहुत प्रभावित हैं जो आपने कमेंट सुने। 2-3 चीजें हैं जिसको कि मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है इसमें विचार लेना, और उसके लिए भी कार्य करने की जरूरत है। जो हम प्रोग्रेस हम लोग कर पा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है कि प्रसंस्करण के माध्यम से, प्रोसेसिंग के माध्यम से, गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से वहां तक के हमारी बात पहुंच पा रही है। निश्चित उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। ऐसे किसान जो कि जानकारी इनको मिल गई है पर्याप्त, और उसके प्रति वो जागरूक भी है, और खोजी प्रवृत्ति के हैं कि वो खोजते रहते हैं कि कौन सी चीज अब हम कैसे सुधार करें। लेकिन जो डॉक्टर किशोर दुबे का एक प्रश्न था कि उसका विस्तारीकरण, जो हमारे किसान जानकार भी नहीं है, खेती भी उनकी छोटी है, कम मात्रा की है, हो सकता है खेती फ्रैगमेंटेड हो, एक खेत इधर है, एक खेत उधर है, और भी जो इस तरह की समस्याएं हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें उनके लिए क्या मॉडल बताना चाहिए, सोचना चाहिए, कार्य करने की जरूरत है। तो ये प्रश्न है, प्रश्न के रूप में मेरे पास कोई समाधान नहीं है आज की तारीख में। लेकिन अगर कोई ऐसे मॉडल बने हैं, एक मॉडल हो सकता है कि हम एफपीओ के माध्यम से ऐसे किसानों को संगठित करें और उनको भी खेती करने में मजा आए।
जैसा कि अभी जो किसान आपने बताया प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अब उनको मजा आ रहा है क्योंकि पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो और इसी प्रकार से ऐसे किसानों के जो युवा है, उनको भी फिर इन सब समस्याओं की वजह से वो देखते हैं कि घर में कैसी स्थिति है, तो वो फिर शहरों की तरफ अग्रसर होते हैं, उनका खेती में रुझान नहीं रहता है। तो एक तो इस विषय पर हम कभी अगर संवाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज समय चले हो गया है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, जैविक खेती भी हमारी हो रही है, लेकिन एक खतरा जो हमें सामने नजर आ रहा है, अभी वो खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, वो है कि हम जो प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं मल्चिंग के रूप में, अन्य चीजों के रूप में खेती में, वो अदृश्य रूप से हमारे भोजन की श्रृंखला में, भोजन में वो भी आ पा रहा है, क्योंकि छोटी-छोटी उसका विघटन होते जा रहा है और वो छोटे-छोटे बनते जा रहे हैं। और अब ये कहा गया है, बताया जा रहा है, मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी कि हमारी कोई भी खेती ऐसी नहीं है जिसमें कि माइक्रो प्लास्टिक नहीं मिल पा रहा है, या उसका तो एक तो वो मिल गया, दूसरा वो हमारे भोजन में आ गया, भोजन से आकर के जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसमें इसका भी योगदान हो रहा है। ऐसा अब धीरे-धीरे पता लग रहा है कि वो खून में आ गया, आपके हार्ट में आ गया, आपके लंग्स में चले गया, किडनी में चले गया। तो ऐसी सब चीज़ों के बारे में भी हमें हमारी क्या होने चाहिए? इन 2 प्रश्नों का मेरे मन में अभी मतलब अभी मेरे पास कोई समाधान नहीं है। अच्छा, अगर हमने माइक्रो प्लास्टिक को ढूँढ भी लिया कि यहाँ पर हो रहा है, तो फिर उसके बाद अगला कदम क्या होगा? तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं मेरे। मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय पर भी अपने विचार दीजिएगा, और हमारे हमारे इस योगाहार परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो इस विषय पर भी अगर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम कुछ नए तरीके से आगे अपने कार्यों को बारे में उसका संवाद भी कर सकते हैं और इसको सोच भी सकते हैं। तो आज का हमारा सत्र बहुत अच्छा था। आज की योग कक्षा भी रमेश चंद मेहरा जी ने बहुत अच्छी तरीके से कराई, और हमारे आज के जो मुख्य वक्ता ने अपने अनुभव बताए हैं, निश्चित रूप से वो बहुत फायदेमंद है, सबके लिए अनुसरण करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि वो 10 घंटे रोज़ काम करते हैं। 10 घंटे खेती में प्रतिदिन काम करना अपने आप में ही एक काफ़ी मेहनत का काम है। तो आपको मैं अभिनंदन करता हूँ, और आपका कार्य इसी प्रकार से आप करते रहें। ऐसी कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार। जी, धन्यवाद सर। और अंतिम सवाल था आदरणीय रामलाल गुर्जर जी का भी हैंड रेज़ था। मैं इजाज़त चाहूँगा सदन से कि उनका भी, चूँकि हमें नए सदस्य दिख रहे हैं, तो सम्मान के साथ आमंत्रित हैं। आदरणीय रामलाल गुर्जर जी। चलिए, वो लेफ्ट हो गए हैं। आदरणीय दुष्यंत जी तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो अब मैं आज के समापन के लिए मैं आदरणीय ओमकार नाथ जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, झारखंड से। आवाज़ पहुँच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप आभार ज्ञापित करें और आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। हमारे बीच में विभिन्न राज्यों के किसान जो है इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। तो आदरणीय कृष्ण कुमार जी झारखंड से हैं, आदरणीय ओमकार नाथ जी हैं, आदरणीय, तो आप आए और आपका आभार। नहीं तो मैं आपने कल्पना पटेले जी बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ बालाघाट से। वो आप सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करेंगे। आवाज़ शायद मेरी पहुँच रही हो, नहीं पहुँच रही है, तो आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी सादर आमंत्रित हैं। जी ओम। जी जी जी, सदन को आप नमन। आभार ज्ञापित कर और आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम लोगों को नई दिशा की ओर प्रेरित किया है, और आपने धैर्य, प्रसंस्करण पर जो ज्ञान दिया है, जानकारी दी है, वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए लाभकारी है। और आज उपस्थित सभी महान भावों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इसमें जुड़े और हमारी चर्चा और योग से उन्होंने लाभ उठाया। जी ओम। और आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है। जी ओम, सभी को प्रणाम। जी, सभी को प्रणाम। और जी अभी ओम। मैंने 40 एकड़ में जो है एक गौशाला का शुभारंभ किया है, और हम चाहेंगे कि उसमें क्या क्या हो सकता है, इस विषय पे हम आपसे संवाद करेंगे और करेंगे। उसमें वृक्षारोपण से लेकर के सारे जो भी वहाँ संभव हो सकता है, उन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे।
आपके पुरुषार्थ को नमन बंदन प्रणाम करते हैं। अमूल्य समय दिया, आपने मार्गदर्शन दिया, इसी प्रकार से बीच बीच में आप मार्गदर्शन देते रहें। आपके पुरुषार्थ को नमन। ओम।